नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये सेकेंड पार्ट का वीडियो है हमारा DPP 2 का। फर्स्ट पार्ट में 1 से लेके 5 तक सवाल था, 1 to 5, और सेकेंड पार्ट में 6, 7, 8 करने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आया समझ में, या सब मैं पढ़ दिया है ना? तो वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। एक सर्कल है, देखो अगर ओरिजिन से पास करेगा तो हो सकता है वो सर्कल यूं होगा, या हो सकता है वो सर्कल ऐसा भी हो, कैसा, ऐसा भी हो सकता है, या नीचे से भी जा सकता है, कैसे ऐसे भी हो सकता है ना। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो इंटरसेप्ट है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बारे में कह रहा है। तो यही होगा, एक्स को प्लस एक्स एक्सिस को काट रहा है और प्लस वाई एक्सिस को काट रहा है। अगर माइनस एक्स और प्लस वाई को काटता, माइनस एक्स और प्लस वाई को, तो ऐसा होता, और माइनस एक्स माइनस वाई को काटता तो ऐसा होता, और प्लस एक्स माइनस वाई को काटता तो ऐसा होता। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटरसेप्ट जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो मतलब सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सुनिए यहाँ पे ना मैं एक अच्छे तरीके से करेंगे हम लोग सवाल, एक स्मार्ट तरीके से करेंगे, है ना। एक तो सिंपल मेथड है कि फॉर्मूला बेस्ड तरीका भी है, बट वैसे भी हो सकता है। अगर क्लिक नहीं किया मान लो एग्जाम में, वैसे ही क्लिक किया, तो मैं एक दूसरा तरीका सोचने का सिखाता हूँ यहाँ पे। देखो आई होप मैं जो सिखा रहा हूँ काफ़ी बच्चे इससे कर भी लिए होंगे। तो सिंपल है, अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, सिंपल याद रखना, कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से पास करता है तो उस कर्व के इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है समझ में, सर ऐसा क्यों होता है एक बार समझा देता हूँ मैं, है ना। इसको लिखना मत, बस देख लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, ये मान लो सर्कल का कोई इक्वेशन है ही सर्कल। ओरिजिन से पास करेगा मतलब 0 0 से पास करेगा, तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x वाला टर्म 0, y वाला 0, ये भी x 0, ये भी सब 0। तो यहाँ पे 0 प्लस c इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू 0 आ रहा है। इसीलिए इतना ध्यान रखना, कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से पास करता है तो उसके इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता है ना। सब तो 0 ही हो जाएगा ना, जो कांस्टेंट बचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो इसका मतलब इस सर्कल का क्वेश्चन कुछ कैसा दिखेगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, प्लस सी तो नहीं होगा यहाँ पे, 0 इक्वल टू 0, है ना। ये होगा g और f का वैल्यू पता चल जाएगा तो सर्कल का इक्वेशन ही निकालना है ना। हाँ, EOC का मतलब फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे c को एब्सेंट रखा हूँ, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ कर लिया मैं। उसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो मैं उस इन्फॉर्मेशन का, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह रहा है इसीलिए मैं ऐसा फिगर बनाया हूँ। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि अच्छा इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, 3 यूनिट। तो एक्स इंटरसेप्ट है इसका कितना, 3 यूनिट। तो 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी 3 होगा, सी का वैल्यू 0 है। तो आप लोग यहाँ से जी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, जी का वैल्यू प्लस माइनस 3, बट हम क्या करेंगे प्लस 3/2 रखेंगे, है ना। प्लस 3/2 रखेंगे, माइनस भी ले सकते हैं अभी, तो फिलहाल चलो माइनस ले लो। सिमिलरली एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखते हैं। एफ इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, सॉरी वाई इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, एफ इंटरसेप्ट नहीं, वाई इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, 4। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, 2 इंटू एफ स्क्वायर माइनस इक्वल टू 4। तो एफ की वैल्यू यहाँ से आ रही है बच्चों प्लस माइनस 2। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, है ना। तो अपना जो सेंटर हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 2। तो कह सकते हैं जो सेंटर होगा अपना प्लस माइनस ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 3/2 लो और 2 लो, है ना। तो जी ये किसका वैल्यू है, माइनस जी का वैल्यू 3/2 है, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 3/2। सिमिलरली माइनस एफ का वैल्यू क्या है, अच्छा मैं प्लस में क्यों लिया यहाँ पे, सिर्फ प्लस प्लस क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल का सेंटर होगा ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई को काटेगा तो, और एफ का वैल्यू क्या आ गया -2। तो जी का वैल्यू और एफ का वैल्यू -2 यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ गया। एक तो ये तरीका था, मतलब कि एक्स इंटरसेप्ट उसके लिए याद होना चाहिए था, वाई इंटरसेप्ट याद होना चाहिए था, ये वाई इंटरसेप्ट होता है, ये एक्स इंटरसेप्ट होता है, सी 0 था तो हो गया। एक तो ये तरीका, अगर ये समझ में आया तो लिख लो, मतलब इससे सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा बताओ बच्चों, यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, यहाँ पे जी की जगह पे क्या लिख दूंगा -3/2, तो यहाँ से आ जाएगा -3, एफ की जगह पे क्या लिखूंगा -2, तो ये हो जाएगा -4, और एफ की जगह पे -4, ठीक है, -2 रखेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। हाँ,
एक तो ये आंसर है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट याद रहा तो ऐसे आंसर आ जाएगा। मान लो ये नहीं याद रहा, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मानना नहीं है, याद रखना चाहिए, रहना है ना, मान ऐसा नहीं कि नहीं याद रहे, याद रहना चाहिए। एक दूसरा तरीका सोचते हैं, दूसरे तरीके से सोचते हैं, मतलब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। ये मेरा सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा क्या, थोड़ा ढंग का बना दूँ। चलो ये बन गया सर्कल। देखो मेरे को पता है ये वाला लेंथ ना, और मान लो ये ए है ये बी है, तो अपना ना ओ ए का लेंथ कितना दिया हुआ है 3, ओ बी का लेंथ दिया हुआ है 4, ठीक है। तो हमें पता है सेंटर से और इस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2 हो जाएगा, है ना। अच्छा ये भी नहीं दिख रहा क्या, अच्छा यहाँ पे परपेंडिकुलर डालें, यहाँ पे एन पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो ओ एम इक्वल टू एम ए, ये ओ है, ओरिजिन है, ओ से लेके एम, एम से लेके ए तक का, ये 3/2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे बताओ क्या होगा, ओ से लेके एन और एन से लेके बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 में काट देगा इसको, है ना। क्यों, क्योंकि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे डला हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना। तो टोटल 3 लेंथ है तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ टोटल 4 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपना सेंटर है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 3/2 है, ये कितना है 2 है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, 3/2, 3/2 लिख दिया सेंटर का कोऑर्डिनेट। और सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का अगर जनरल इक्वेशन यहाँ लिखना चाहते तो +2gx और +2fy, है ना। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर एक काम ऐसा करें क्या, सेंटर निकाल लिए हैं और रेडियस निकालना पड़ेगा। आप क्या, रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, जनरल इक्वेशन पता है तो बस हो गया यहाँ से, है ना। देखो जी का वैल्यू -g, सेंटर क्या होता है -g, -f, तो अपना सेंटर क्या है -3/2, सॉरी 3/2, है ना। तो -g का वैल्यू कितना है, -g का वैल्यू है, अरे यार -g का वैल्यू है 3/2, तो g का वैल्यू -3/2, है ना। और सिमिलरली f का वैल्यू कितना है, -f का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो -f इक्वल टू 2 है, तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। सिंपल g और f पता चल गया, इसमें रख दोगे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, x² y² -3x -4y = 0, ये आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना। या तो क्या करते, सेंटर पता चल गया, फिर रेडियस निकालते पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये परपेंडिकुलर का लेंथ ये बेस हो जाता है ये अगर, तो पाइथागोरस लगा के ओसी का लेंथ निकालते, ओसी अपना रेडियस होता, तो सेंटर रेडियस फॉर्म लगा के सर्कल का इक्वेशन निकालते, तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाता। डायरेक्ट जी और एफ का वैल्यू इस इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया, सी का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दिए थे ताकि सी यहाँ पे हट गया यहाँ पे, ठीक है, आया समझ में। तो ये भी एक तरीका है ठीक है। इसके पहले वाला तरीका क्या था, एक्स इंटरसेप्ट को रखा मैं 3 के इक्वल, वहाँ से जी का वैल्यू निकाला, वाई इंटरसेप्ट को 4 के इक्वल रखा, वहाँ से एफ का वैल्यू निकाला, वापस इसमें रख दिया। या फिर क्या क्या यहाँ पे थ्योरम लगा के फिगर देख के समझ ली सेंटर क्या होगा, है ना। एक तो ये तरीका था। लिखिए क्वेश्चन नंबर अब 7 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड लास्ट सवाल इस डीपीपी का। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है एक्स एक्सिस पे, है ना। किसका निकालना है, इस सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक्स एक्सिस के साथ निकालना है। तो सिंपल है, जहाँ पे भी एक्स एक्सिस को ये सर्कल काटेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, है ना। वही फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व हो जाएगा। ये मान लेते हैं ये सर्कल है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये सर्कल नहीं है तो एक्स एक्सिस है मान लो, है ना। वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं ये सर्कल कहीं पे काट रहा होगा, 2 जगह कट करेगा या एटलीस्ट टच तो करेगा, तो जहाँ पे भी करेगा, मान लो ये ए बी है, इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, है ना। तो हम कह सकते हैं कि फॉर इफ, देखो ऐसा करते हैं, लिख लो फॉर द सर्कल, या एक काम करो ऐसा कीजिए आप, सर्कल का जो इक्वेशन है ना, इसमें इफ सर्कल कट्स एक्स एक्सिस, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को कट करता है, देन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ, है ना,
y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड x एक्सिस, सर्कल एंड x एक्सिस इज 0। क्या लिखा मैं, देखो क्या सोच के लिखा, इफ द सर्कल कट्स x एक्सिस, अगर सर्कल x एक्सिस को कट करता है, देन y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, सर्कल का और x एक्सिस का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड, ये एंड x एक्सिस इज 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ये जो सर्कल है इसमें ना जो जो जहाँ जहाँ y है उसका वैल्यू मैं 0 मान सकता हूँ। मान लो इस a का कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं x, 0, है ना, तो ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इस सर्कल को, तो सेटिस्फाई करवा दो सिंपल, या b को मान लो, है ना, x, 0 किसी एक को मान लो, उसको सॉल्व करेंगे। x देखो क्वाड्रेटिक में सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू x का आएगा, तो एक a के लिए लिख लेंगे, एक b के लिए लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -3x -4 इंटू 0 +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर -3x +2 इक्वल टू 0, है ना। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं क्या, तो ये एक्स स्क्वायर -2x और -x +2 इक्वल टू 0, देन x कॉमन आ गया तो x -2 -1 कॉमन आ गया, x -2 इक्वल टू 0, तो x -1 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ से x की एक वैल्यू 2 आ रही है, एक वैल्यू 1 आ रही है ना। तो हो सकता है ये वाला पॉइंट ना b होगा 2,0 मान लेते हैं b को, और a को मान लेते हैं 1,0। तो यही तो निकालना था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया 2,0 एंड 1,0। दैट्स इज द आंसर। आया समझ में। अब इस डीपीपी का लास्ट सवाल करते हैं, सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो है इस डीपीपी का, अब वो करते हैं, ये लिख लो। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 इस डीपीपी का लास्ट सवाल और सबसे बढ़िया क्वेश्चन, इस डीपीपी का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ना, सबसे बेहतरीन सवाल इस डीपीपी का। क्वेश्चन में ना सर्कल के सेंटर का लोकस पूछ रहा है, सर्कल के सेंटर का लोकस, लोकस क्या होता है, इक्वेशन होता है ना, एक इक्वेशन बनाएंगे। लोकस का मतलब होता है, तो चलो अभी तो लोकस का टॉपिक मैं क्लास में बता चुका हूँ, लोकस का मतलब क्या होता है, लोकस के क्लास में मैं बता चुका हूँ। वैसे जान लो लोकस का मतलब, जैसे सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो सर्कल का क्या होता है, वो लोकस है। सर्कल एक लोकस है, स्ट्रेट लाइन एक लोकस है, पैराबोला एक लोकस है, उस लोकस का इक्वेशन, कुछ हर लोकस का कुछ ना कुछ इक्वेशन होता है। तो यहाँ से ना सेंटर का भी कुछ लोकस होगा, सेंटर भी किसी कर्व पे लाई कर रहा होगा, तो उस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, मतलब उसका लोकस पूछ रहा है। सिंपल है, सबसे पहले सुनो, जिस भी पॉइंट का लोकस पूछता है ना उसका कुछ कोऑर्डिनेट मान लो, इन जनरल h, k मान लो, अल्फा, बीटा मान लो, x, y मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन मैं कहूँगा कि x, y छोड़कर कुछ माना करो, a, b मान लो, c, d मान लो, अल्फा, बीटा मान लो, h, k मान लो। तो मैं जनरली h, k मानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक सर्कल है और ये मान लो डायमीटर है इसका, है ना, ये सेंटर है, तो इसका डायमीटर का एक एंड दिया हुआ है 1,1, ठीक है, दूसरा एंड नहीं दिया हुआ है, लेकिन दूसरा एंड ना किसी एक लाइन पे लाई कर रहा है, मान लेते हैं ये लाइन मान लो ऐसे जा रहा होगा, ये दूसरा एंड है ना b, इस पे लाई कर रहा है, ये क्या है x + y = 3, है ना। सेंटर c का मुझे लोकस बताना है ना, तो c को अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, तो जैसे मैंने h, k मान लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो भी कुछ दिख रहा है क्या इस सवाल में, क्या सोच सकते हैं हम लोग यही सोच सकते हैं ना कि इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा मान लूँ b का, तो मैं इतना बस कह सकता हूँ जो h है ना वो 1 और b अल्फा का मिड पॉइंट है, मतलब a और b का मिड पॉइंट है c, बस यही दिख रहा है। तो देखो यही इसी का कुछ कंसेप्ट लगाते हैं, 1 + α/2 किसके इक्वल होगा, h के इक्वल होगा, 1 + α/2 h के इक्वल होगा, ठीक है, और 1 + β/2 किसके इक्वल होगा, k के इक्वल होगा। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, तो देखो कुछ तो लोकस मतलब इक्वेशन लाना है, h और k में इक्वेशन लाना है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मेरे पास ना एक इक्वेशन यहाँ तैयार बैठा है, इसी इक्वेशन का हम हेल्प लेंगे। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, अभी लगेगा सर आप कैसे सोच लिए, तो क्वेश्चन करोगे ना तो खुद ब खुद समझ में आएगा जरूर। लोकस का क्वेश्चन ना
लगता है लोकस वाले सवाल से डर, लेकिन लोकस का क्वेश्चन एकदम इजी होता है। आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होता है। क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन से कैसे, क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ करें ना, सवाल में ही होता है। बस उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए आना चाहिए, है ना। वो कब कैसे यूज़ करने आएगा, क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगाओगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, तभी तो यूज़ करने आएगा ना उस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो देखो अब हम यूज़ करते हैं इस स्ट्रेट लाइन का, कुछ तो यूज़ होगा, देखते हैं क्या यूज़ है। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से देखो, 2 को इधर ले आए तो ये हो गया 2h - 1, ये अल्फ़ा का वैल्यू होगा। बीटा का वैल्यू क्या होगा, बीटा होगा 2k - 1, ये होगा। हो क्या गया, अल्फ़ा बीटा से क्या आया, देखो क्या आया, अल्फ़ा बीटा इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा। तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3। अब अगर कोई भी बच्चे को थोड़ा सा भी लोकस पे प्रैक्टिस होगा तो समझ में आएगा, अच्छा क्या करने वाले हैं। अब मैं अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू इसमें रखूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2h - 1 प्लस 2k - 1 इक्वल टू 3। तो ये हो गया 2h प्लस 2k, ये -1 -2 इक्वल टू 3, तो 2h प्लस 2k इक्वल टू 5। एच और के में इक्वेशन ही तो लाना था, इक्वेशन कोई तो लोकस है, ये आ गया, सेंटर का ये लोकस है। अब देखो आंसर अब एक्स वाई में दिया रहता है, तो लास्ट में क्या करेंगे, एच हम किसको माने थे, एक्स को, तो ये हो गया लास्ट में 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर लोकस, जो लोकस निकालना था। तो यही है लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, यही रिक्वायर्ड लोकस है, रिक्वायर्ड लोकस। इतना सिंपल था, है ना। कैसे यूज़ किया हम लोग, क्या सोचे, यहाँ पे ए दिया हुआ था, ठीक है, बी नहीं दिया हुआ था, लेकिन बी जिस पे लाई कर रहा था वो दिया हुआ था, तो हम बी को अल्फ़ा बीटा माने, एच का और के का वैल्यू अल्फ़ा बीटा के टर्म में निकाल के इस इक्वेशन में रख दिया। कुछ के मन में आ रहा होगा, सर एक काम करें क्या, यहाँ से क्या कर ले, अल्फ़ा का वैल्यू अगर ले लेते हैं, अल्फ़ा है अगर एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 माइनस अल्फ़ा, बिल्कुल वो भी ले सकते हो। फिर मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो एच के में फिर इक्वेशन कैसे आएगा, कैसे लाएंगे एच के में, अल्फ़ा बीटा भी अननोन रहे यहाँ हो जाएगा और एच के भी अननोन हो जाएगा। अगर अभी जो मैं बोला वो नहीं आया ना समझ में, ये इसमें रख देंगे, तो छोड़ो, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया क्या, इतना ही काफ़ी है ना। तो ठीक है, जितना जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे समझ में आते जाएगा कैसे करना है ना। और क्या, बस इतना ही आज की क्लास में। DPP 2 का 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। तो DPP 2 हम लोग 2 पार्ट में किए हैं। पार्ट 1 में 1 से लेके 5 तक सवाल था, पार्ट 2 में 6, 7, 8 मतलब 6, 7 और 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में DPP नंबर 3 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।